क्लास हम लोग स्टार्ट किए हैं और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी किया हुआ है और भी कुछ टॉपिक जो है वो कवर हो चुके हैं। तो प्रीवियस क्लासेस के बेसिस पे आज हम टॉप 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारी तैयारी कितनी है। चलिए, तो आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई इज पोटेशियम परमैंगनेट यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है जो ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, क्लीन नहीं बोलेंगे, प्यूरिफाई करना और क्लीन करना में अलग अलग होता है दोनों चीजें। ठीक है, तो प्यूरिफाई करते हैं हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट डाल करके। तो क्यों करते हैं, मतलब ये होता क्या चीज है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा आपसे कि इनमें से कौन सा जो चीज है वो ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करता है। तो उसमें एक ऑप्शन आपका क्या रहेगा, यहाँ पर तो ऑप्शन में ही दे दिया है। क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, K2MnO4 इसका साइंटिफिक केमिकल नाम होता है और इसका यूज वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ आपको और ऑप्शन दिया जाए तो एक और ऑप्शन रहता है क्या, क्लोरीन। क्लोरीन का भी यूज हम किसके लिए करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस का भी यूज किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक, साथ ही साथ में हम लोग और क्या यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी हम लोग कुछ समटाइम्स यूज करते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट का यूज क्यों करते हैं। ऑप्शन ए है इट किल्स जर्म्स, डिसॉल्व इन इम्प्योरिटीज, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट और इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चार ऑप्शन है। इट किल्स जर्म्स, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो जर्म्स को, मतलब बैक्टीरिया को किल नहीं करता, तो ये ऑप्शन गलत है। इट डिसॉल्व द इम्प्योरिटी, बोल रहे हैं कि ये इम्प्योरिटी को डिसॉल्व कर दे, तो पहले से ही इम्प्योरिटी डिसॉल्व है, उसको तो हमको बाहर करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और एक जस्ट उल्टा दिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जनरली आपको एमसीक्यू लगाने भी आने चाहिए। एमसीक्यू लगाने का तरीका कैसे रहेगा, जब आपको दो ऑप्शन एक टाइप के दिखे, बस थोड़ा सा दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहे, तो ये समझ जाना लगभग कि 50% चांस ये है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% वही होगा, 50% चांस रहेगा कि ऑप्शन यही दोनों हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन पे देखे तो आपका ऑप्शन ए जो है वो डिफरेंट है, ऑप्शन बी जो है वो डिफरेंट है, ऑप्शन सी और डी जो है वो एक जैसे, बस इन सेंटेंस एक जैसे, बस रिड्यूसिंग है और ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब जस्ट अपोजिट है। तो इसका मतलब ये है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार इन्हीं दोनों में से होगा, लेकिन मोस्टली जो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जैसे कोई बोल दिया है ऊंचा है नीचा है, या और दो ऑप्शन अलग दे दिया है, तो ऊंचा और नीचा जस्ट अपोजिट वर्ड हुए ना, तो ऐसे जस्ट अपोजिट वर्ड वाले में से कोई एक आंसर रहता है। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसके लिए आप लोग 9th क्लास से हम लोग पढ़ाना चालू कर देते हैं, है ना। एक रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एक होता है रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और दोनों जब साथ साथ होता है उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, क्लास 11th में पढ़ेंगे, क्लास 10th में भी पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई चीज किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड हो तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक, और ऑक्सीजन का रिमूवल हो किसी चीज से तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। ठीक, तो यहां पर मतलब ऐसा चीज है कि रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो रिड्यूस करे, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कोई जो क्या करे, ऑक्सीडाइज करे। तो बेसिकली आपके जो इम्प्यूरिटीज रहते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन ऑक्साइड वाला रहता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पोटेशियम परमैंगनेट का यूज प्यूरिफाई करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर में होता है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है क्या होता है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन में क्या है। ठीक, करेक्ट, क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, KMnO4। ठीक, हम लोग अभी लैब गए हैं, तो जो लोग भी लैब गए होंगे केमिस्ट्री लैब, तो वॉयलेट कलर का, बैगनी कलर का आप लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंट किया हाल ही में, वो था पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक,
is used to purify water and drink seeking wells. It is inorganic chemical compound है। ये क्या है आपका? इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है। दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है क्या? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहे, ठीक, तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक, और बाकी जो होता है फिर इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है? यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर क्लीनिंग वुंड्स एंड डर्मिटिस। इसको यूज करने क्लीन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो KMnO4 जो है वो सॉल्ट कंसिस्टिंग होता है, जिसमें से आपका ये जो K जो होता है, ठीक, प्लस आयन देगा, पॉजिटिव आयन देगा, और MnO4 जो है वो निगेटिव आयन देगा। तो जो प्लस और माइनस में जब रहेगा तो वो बेसिकली क्या होता है? सॉल्ट होता है। ऐसे जनरली क्या रहेगा आपका? सॉल्ट रहेगा। जैसे हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, किसकी बात करें? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में Na प्लस रहता है, Cl क्या रहता है? माइनस रहता है। तो यही क्या करेगा? प्यूरिफाई करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन पे? विच वन अमंग द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या होता है? CaCO3, ठीक। इसका नाम तो भैया क्या होता है? लाइम स्टोन होता है। इसको क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है? वॉशिंग सोडा, तो ये क्या होता है आपका? लाइम स्टोन होता है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या बोल रहा है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो इसका फार्मूला होगा CaHCO3। सोडियम कार्बोनेट, तो इसका फार्मूला हो जाएगा NaCO3 हो जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो जाएगा, ठीक। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। तो क्या बोल रहा है? वॉशिंग सोडा बोल रहा है। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक। और खाने का जो सोडा रहता है वो क्या रहता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं, हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस मतलब होता है कठोरता, किसकी? वाटर की। किसी भी चीज की होती है, लेकिन हम लोग जनरली बात कर रहे हैं अभी वाटर की। तो वाटर जो रहता है वो हार्ड रहता है। देखो, कुछ वाटर सॉफ्ट रहेंगे, कुछ वाटर क्या रहेंगे? हार्ड रहेंगे। तो आपके जो ड्रिंकिंग वाटर होते हैं वो सॉफ्ट वाटर होते हैं, और नॉन ड्रिंकिंग वाटर जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? हार्ड रहते हैं। इसीलिए तो हम लोग उसको ड्रिंक नहीं करते, पीते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? हार्डनेस है। तो हार्डनेस जो रहता है वो जनरली किसके? जैसे कुएं का पानी, नल का पानी, टैप वाटर जो रहता है वो सॉफ्ट वाटर रहता है, ठीक है। नदी का पानी, या नदी का पानी भी समटाइम्स हम सॉफ्ट वाटर में ही कंसीडर करेंगे। लेकिन आपका जो सी वाटर होता है वो क्या होता है? आपका हार्ड वाटर होता है। तो वो वाटर हार्ड क्यों हुआ? अगर वाटर सिर्फ H2O है, क्या है? सिर्फ H2O है, तो इसका मतलब वो वाटर है, इसको हम टर्म करते हैं सॉफ्ट वाटर। लेकिन अगर इस H2O में कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सब क्या हो जाए? डिजोल्व हो जाए, मिल जाए, तब वो उस वाटर को हम क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर बोलते हैं। तो आपका जो सी वाटर रहता है उसमें एक्वेटिक एनिमल के जो भी चीज, जैसे वो एक्वेटिक एनिमल जो है सड़ गया, गल गया, मर गया, तो उसके जो अपशिष्ट है वो उसमें क्या हो जाते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं। तो उसके सोडियम, कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं? सी वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। तो वो जो वाटर है उसमें कार्बोनेट घुले होने के कारण क्या हो जाता है? वो हार्ड वाटर हो जाता है। तो उसका हार्डनेस फिर दूर करेंगे, तो उसका अलग प्रोसेस रहेगा, वो आएगा, उसमें देखेंगे। चलिए अभी देखते हैं इसमें, इसका सॉल्यूशन की तरफ बढ़े आगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है आपका? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कॉमन नोन एज वॉशिंग सोडा। किस नाम से जानेंगे इसको? वॉशिंग सोडा। मतलब केमिकल नाम इसका क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट। और कॉमर्शियल नाम क्या हुआ? इसको हम कॉमर्शियल रूप में यूज करेंगे तो किस नाम से जानेंगे? वॉशिंग सोडा के, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसका फार्मूला Na2CO3 होता है, और ये क्या होता है? हाइड्रेट होता है। इट ऑल फॉर्म आर व्हाइट, मतलब इसका जो भी फॉर्म मिलेगा वो कैसे रहेगा? आपका व्हाइट कलर का रहेगा। वाटर सॉल्युबल सॉल्ट, मतलब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल होता है स्ट्रांगली। एल्केलाइन टेस्ट, एल्केलाइन टेस्ट रहेगा आपका, नमकीन रहेगा। मॉडरेट एल्केलाइन सॉल्यूशन इन वाटर, हिस्टोरिकली वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एज ऑफ द प्लांट ग्रोइंग ऑफ सोडियम रिच सॉइल।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंजेस। ये आप लोगों से उम्मीद है, ठीक है, क्लास 9 का क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन केमिकल चेंज का एग्जांपल है? तो फर्स्ट है कटिंग ऑफ हेयर, ग्रेइंग ऑफ हेयर नेचुरली, स्वेलिंग ऑफ रेजिन इन वाटर, कटिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो भाई अगर आप कटिंग ऑफ हेयर देखेंगे, अगर बाल को कट करोगे तो क्या होगा? साइज चेंज होगा। पहले बाल बड़े बड़े हैं, कट कर दोगे तो बाल क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। मतलब किसके बारे में बता रहे हैं? साइज के बारे में। यहाँ पर स्वेलिंग ऑफ रेजिन इन वाटर, ठीक है, वहां पर भी साइज के बारे में बता रहे हैं। कटिंग ऑफ फ्रूट, ये भी साइज के बारे में बता रहे हैं। तो साइज का चेंज होना, कम होना, ज्यादा होना फिजिकल चेंजेस होता है। तो ऑप्शन ए, सी और डी जो है वो क्या है? फिजिकल चेंजेस है, नॉट केमिकल चेंजेस। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको? केमिकल चेंजेस। तो ग्रेइंग ऑफ हेयर नेचुरली, बाल का नेचुरली ग्रे हो जाना, भूरा हो जाना क्या है आपका? केमिकल चेंजेस है। तो होप ये सबको पता रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। चलिए, कटिंग ऑफ हेयर, स्वेलिंग ऑफ रेजिन वाटर फिजिकल चेंजेस होता है। तो ग्रेइंग ऑफ हेयर नेचुरली एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्लेस्ड सेकंड इन रिस्पेक्ट अबंडेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सा गैस एटमॉस्फेयर में दूसरे सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं? देखो जनरली क्वेश्चन का सेंस कैसे रहता है, जब भी क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट के बारे में पूछता है, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में क्या रहता है। लेकिन इस बार क्वेश्चन क्या पूछा है? सेकेंड नंबर में क्या रहता है ना। तो आपको कम से कम टॉप 3 आपको याद रखने ही पड़ेंगे। आपको चौथा क्या है, पांचवा क्या है, ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, यही पूछता है। ओलंपिक में आप गेम्स खेलोगे, देखते हो तो क्या रहता है? टॉप 3 ही रहते हैं ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता पूछेगा ना। अब चौथा कौन आया ये कोई नहीं पूछेगा, ठीक। और जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट कौन आया यही पूछे। वर्ल्ड कप कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया जीता, लेकिन रनर अप कौन रहा? इंडिया रहा। तो चर्चे किसके ज्यादा है? ऑस्ट्रेलिया के जीतने का नहीं, इंडिया के हारने का ज्यादा चर्चा रहा। मतलब सेकेंड पोजीशन भी क्या रख रहा है? इंपॉर्टेंस रख रहा है। तो वैसे ही आपको क्वेश्चन पे भी अगर कोई आप फैक्ट पढ़ते हो तो सेकंड पे क्या है, थर्ड भी क्या है, वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन पे नहीं पूछा जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेकंड पूछा है। चलिए तो इसमें बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। तो गैसेस कौन कौन सा दिया है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, अगर टोटल गैसेस को 100% ले तो इसमें से अराउंड 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो 78% के साथ नाइट्रोजन किस नंबर पे होता है? फर्स्ट नंबर पे होता है। इसका मतलब नाइट्रोजन तो इसका आंसर नहीं होगा, ठीक। सेकेंड नंबर पे क्या होता है? कितना परसेंट के साथ? 21% के साथ ऑक्सीजन सेकेंड नंबर पे रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03 या 0.04% है ना। अब चेंजेस होते जा रहे हैं, पहले 0.03% था, अब आज के डेट में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ ही रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आज से हम लोग 15-20-25 साल पहले पढ़ते थे तो 0.03% हुआ करता था। अब आज से 20 साल बाद, उस समय के बाद से 20 साल मतलब अभी क्या हो रहा है, इतने सारे अमाउंट में आपके क्या ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रक, कार, बाइक, व्हीकल्स, एरोप्लेन, ये सब क्या कर रहे हैं, उसके मतलब ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से क्या हो रहा है? CO2 गैस रिलीज हो रहा है। साथ ही साथ आपके क्या इतने सारे इंडस्ट्रीज हो गए हैं तो उससे CO2 गैस रिलीज हो रहा है। इतना सारा पॉपुलेशन है, ठीक है। तो आज से 20 साल पहले क्या इंडिया का पॉपुलेशन 125 करोड़ था? नहीं था। अब हो गया है। चाइना का पॉपुलेशन बढ़ा, बाकी सब सारे कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? बढ़ ही रहा है। तो 0.03 और अभी नाउअडेज 0.04% हो चुका है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस तो एटमॉस्फेयर में बहुत कम ही है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस के यूनिवर्स में, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एटमॉस्फेयर, 3 जगह से आपको क्वेश्चन पूछेंगे गैस से रिलेटेड। पहला, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? किसमें? अर्थ क्रस्ट मतलब जमीन के नीचे कौन सा गैस है? तो उसका आंसर रहेगा क्या? ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? तो उसका आंसर रहेगा क्या?
नाइट्रोजन, और उससे और आगे जाएंगे, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा गैस रहेगा? तो हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि सारे हाइड्रोजन से ही क्या बनते हैं? स्टार्स। आज सूर्य जो चमक रहा है, सूर्य में जो एनर्जी है, हीट है, उसका कारण सिर्फ एक ही कारण है, क्या? हाइड्रोजन। आज हम जो एनर्जी यूज करते हैं, हीट यूज करते हैं, उसमें मेन सोर्स क्या होता है? कोयला और पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, इंडस्ट्री में जाएंगे, बिजली बना रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट, उस थर्मल पावर प्लांट में हीट के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोल। ट्रांसपोर्टेशन में मोस्टली हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी गैस यूज कर रहे हैं। तो हीट का हमारे यहाँ सोर्स क्या है? कोल और पेट्रोलियम है। लेकिन वही हम लोग स्पेस पे चले जाए, स्टार्स को देखे, तो वहां पर हीट का जो सोर्स कोल और पेट्रोलियम नहीं है, वहां पर हीट का सोर्स क्या है? हाइड्रोजन गैस। हमारे यहाँ जो हीट का जो सोर्स होता है कोल और पेट्रोलियम होता है, लेकिन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंबस्चन। क्या बोलेंगे? कंबस्चन। हमको जो हीट मिलता है वो किससे मिलता है? कंबस्चन से। आप स्कूटी चलाए हो, अभी कार से आए हो, ठीक है, कार में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो कार के इंजन में क्या बनता है? पेट्रोल जलता है, मतलब उसका पेट्रोल का क्या होता है? कंबस्चन होता है। तो हम लोग जो यूज करते हैं, आप घर में भी आप खाना बना रहे हैं, सिलेंडर चालू किए, इसका मतलब सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसका क्या हो रहा है? कंबस्चन। जो आग जल रहा है, इसका मतलब क्या होता है? कंबस्चन। वैसे ही सन में भी हो रहा है, लेकिन सन में कंबस्चन नहीं होता, वहां पर न्यूक्लियर फिजन होता है। किसका? हाइड्रोजन का। ठीक, तो तीन चीजें देखे हम लोगों ने। अर्थ क्रस्ट में देखे तो ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में देखे तो नाइट्रोजन, और स्पेस में देखे तो क्या रहेगा आपका? यूनिवर्स में देखे तो हाइड्रोजन। ठीक, यहां पर का आंसर क्या होगा आपका? ऑक्सीजन रहेगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और कुछ एक्स्ट्रा। चलिए, एज पर नासा एटमॉस्फेयर में जो है 78% क्या है आपका? नाइट्रोजन। 21% क्या है आपका? ऑक्सीजन। 0.93% आपका क्या है? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, और अदर गैसेस में नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रेप्टॉन, हाइड्रोजन एज वेल वाटर वेपर, ये सब भी प्रेजेंट रहते हैं किस पे? एटमॉस्फेयर पे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है आर्गन। कौन सा गैस? आर्गन। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं तो पहले देखे हीलियम, फिर आया नियॉन, फिर आया आपका क्या? आर्गन, फिर क्या आता है? क्रेप्टॉन, फिर क्या आता है? जेनॉन, फिर क्या आता है? रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रेप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। अगर हम यहाँ पर की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ये 4 होता है, ये 10 होता है, ये 20 होता है। फिर उसके बाद ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका क्या? 18। ठीक, और इसका कितना हो जाएगा? 36। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जब देखें तो इनर्ट गैसेस में सबसे लास्ट गैस कौन सा है? रेडॉन। इनर्ट गैसेस में सबसे लास्ट नीचे में कौन सा गैस है? रेडॉन। मतलब इसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है। एटॉमिक नंबर क्या है? बहुत ज्यादा। जैसे इसका 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है। फिर से मैंने बताया था 18 में आप कितना ऐड कर दो? 32 ऐड कर दो, फिर 32 18 ऐड करोगे, फिर 32, फिर 32, है ना? तो लगभग आपका 118 के आसपास ये एटॉमिक नंबर पहुंच जाएगा। इसका मास 200 से भी ज्यादा। मतलब जितने भी गैसेस है, उन गैसेस जितने भी गैसेस है उनमें सबसे हैवी वेट वाला कौन होता है? रेडॉन होता है। इस गैस का वेट क्या रहेगा? भारी रहेगा, हैवी रहेगा। सबसे हल्का गैस कौन सा रहेगा? हीलियम। इसका एटॉमिक वेट क्या है? कम। और सबसे एटॉमिक वेट ज्यादा वाला कौन सा है? रेडॉन। अब बताओ, हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। जनरली हम ये मानते हैं सॉलिड का वेट ज्यादा होता है, लिक्विड का थोड़ा सा कम, और गैस का और कम। गैस का वेट कम होता है, इसीलिए तो गैस ऊपर में रहता है ना। जिसकी डेंसिटी कम रहेगी, जो हल्का रहेगा वो ऊपर में रहेगा, जो भारी रहेगा, हैवी रहेगा, वो क्या रहेगा? नीचे रहेगा। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं, अच्छा इसमें एक और अभी यहाँ पर लिखा था ना, कौन सा? हाइड्रोजन। यहाँ पर कहाँ लिखा है आपका? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो और 1 है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? 1H1। मतलब हीलियम से भी हल्का कौन है? लाइट वेट। हीलियम से भी लाइट वेट कौन हो गया आपका? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस जो रहेगा वो कैसे रहेगा? और लाइट रहेगा, मतलब वो और ऊपर में रहेगा। इसीलिए एटमॉस्फेयर में आपको सबसे टॉप लेयर पे हाइड्रोजन गैस, और उससे और भी ज्यादा स्पेस पे मिलेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो वैसे ही आपका जो ये रेडॉन रहता है वो हैवी होने के कारण आपको एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे?
एटमॉस्फेयर पे रेडॉन गैस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, हैवी होता है। तो हैवी होने के कारण रेडॉन गैस कहाँ पर, अर्थ सरफेस में मिलेगा, अगर मिलेगा तो। लेकिन जब अर्थक्वेक आता है, क्या आता है, अर्थक्वेक, भूकंप जब आता है, तो जब भूकंप आता है तो नेचर ने ऐसे बनाया हमको कि ये रेडॉन गैस एटमॉस्फेयर में एक्टिव हो जाता है, फैल जाता है। तो हम लोग इंडिकेटर लगाए रहते हैं, क्या, रेडॉन गैस मेजर करने का इंडिकेटर। सपोज मैंने यहाँ पर ये इंडिकेटर लगा दिया, यहाँ पर रेडॉन गैस नहीं है तो ये कुछ नहीं करेगा। जैसे ही रेडॉन गैस आएगा तो यहाँ पर क्या बता देगा, कुछ हलचल हो रहा है वो बता देगा। जैसे आप लोग मैच देखते हो क्रिकेट, है ना, DRS लेते हैं, हॉकी स्काई में दिखाते हैं ना, क्या बोलते हैं, बैट से लगा कि नहीं लगा, तो वो वहाँ पर सिंबल आ जाता है। तो वैसे ही आपका रेडॉन गैस जैसे आएगा तो इंडिकेटर में दिखा देगा कि यहाँ पर रेडॉन गैस आ गया। तो हमको पता है कि एटमॉस्फेयर में तो रेडॉन गैस नहीं होता है, तो रेडॉन गैस आया है, इसका मतलब कुछ होने वाला है। तो क्या होने वाला है, भूकंप आने वाला है। तो भूकंप के समय, अर्थक्वेक के समय एटमॉस्फेयर में रेडॉन गैस की मात्रा जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे ये रहा। जिंक इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम कोरोजन बिकॉज जिंक इज more electropositive than iron, cheaper than iron, bluish white metal, good conductor of heat and electricity। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आयरन को जंग से बचाने के लिए हम लोग जिंक की कोटिंग कर देते हैं लोहे में, आयरन पे। तो क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है? जंग से तो बचाना उसका कारण है, लेकिन वो जंग से कैसे बचाता है, ऐसा क्या चीज होता है, ठीक है। तो क्यों यूज करते हैं जिंक का, चीपर देन आयरन, क्योंकि आयरन से जिंक जो है सस्ता है। नहीं, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ब्लूइश व्हाइट मेटल, ठीक है, ये ऐसा कोई रीजन नहीं होता। या तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये होगा, या तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन, ठीक है, इन दोनों में से एक रहने वाला है। ठीक है, तो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन, आयरन से ज्यादा ये क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग यूज करते हैं। और जिंक का जो कोटिंग करते हैं आयरन पे, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? तो गैल्वेनाइजेशन इज ए कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, लोहे की छड़ पर जिंक पेंट कर देंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन। तो एक फिर से आएगा एक क्वेश्चन कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लोहे में जो जंग लगता है उसको कैसे बचा सकते हैं। तो कुछ कुछ ऑप्शन रहेगा, 3 ऑप्शन दे देंगे, चौथा ऑप्शन आपको दे देगा गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है, यही जिंक की कोटिंग चढ़ाना ही को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो, जिंक मेटल इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम द कोरोजन बिकॉज जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस बाय जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। जिंक मेटल प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ आयरन, ठीक है, वेरी थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑन बेसिस ऑफ जिंक कार्बोनेट ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड ऑक्सीजन। तो जिंक और ऑक्सीजन के बीच में वो क्या बना लेता है आपका, जिंक कार्बोनेट बना लेता है, ऑक्सीजन से जल्दी वो रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच CO2 इज प्रोड्यूस, ये CO2 को ऐसे समझेंगे, हाउ मच CO2 इज प्रोड्यूस ऑन हीटिंग ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन। 1 किलो कार्बन को जलाने पर कितना किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। ये क्लास 11 का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए इस पे चल देखते हैं। तो हम लोगों को पता है कि कार्बन को जलाने पर, मतलब कंबस्टन ऑफ कार्बन कैसे होता है, C+O2 से क्या बनेगा आपका, CO2 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कार्बन, कार्बन कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। ठीक, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, कितना होता है, 16। और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 16 2 जा 32। और CO2 का कितना हो जाएगा आपका, कार्बन का हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा 32, मतलब हो जाएगा 44। इसका मतलब ये है
कि 12 ग्राम कार्बन को जलाने से कितना 44 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो पूछ रहा है 1 केजी को जलाने में कितना लगेगा। ठीक, 12 ग्राम कार्बन को जलाने से 44 ग्राम CO2 बनता है। तो यहाँ पर पूछा हाउ मच CO2 इज प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग 1 kg ऑफ कार्बन। ठीक, तो 1 ग्राम को जलाने में कितना लगेगा आपका 44 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, और आपको 1000 चाहिए रहेगा तो कितना हो जाएगा आपका 1000 ग्राम। तो इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे 44 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1000। ठीक, 4 से डिवाइड करेंगे 4 11 जा, और इधर 4 3 जा, तो क्या आ जाएगा 11/3 इंटू 1000। ये आंसर आ गया ग्राम में। केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे अगेन, तो आंसर कितना आ जाएगा 11/3 केजी आ जाएगा। 11/3 किसमें है आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है होगा आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा एक बार इसके सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए यही चीज बोला है CO2 कैसे प्रोड्यूस होता है। तो 12 ग्राम कार्बन को हीटिंग करने से 44 ग्राम 44 ग्राम CO2 बनता है। ठीक, तो 1 ग्राम को करने से कितना बनेगा 12 डिवाइडेड बाय 1000। इसको सॉल्व किए कुल मिला के आपका क्या आ गया 11/3 kg आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। The proportion equal volumes of different gases contain equal numbers of molecules at the same temperature and pressure is known as Avogadro hypothesis, Gay-Lussac hypothesis, Planck's and Kirchhoff's। ठीक, ये भी आपका क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है। क्या बोल रहा है proportion equal volume of different gases। ठीक है, सपोज ये ऑक्सीजन गैस है और ये आपका नाइट्रोजन गैस है, दोनों का वॉल्यूम क्या है सेम है। जैसे मैंने ले लिया एक सेम वॉल्यूम ले लिया। ठीक है, अब इसमें बोल रहे हैं कि इसके जो इक्वल नंबर्स ऑफ क्या रहेंगे इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे उसके सेम रहेंगे। मास भले अलग हो सकता है लेकिन वॉल्यूम आपने सेम लिया। ठीक, तो वो क्या रहेगा मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट कहलाता है क्या एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है। एवोगैड्रो नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था कि आप कोई सा भी गैस ले लो। क्या ले लो कोई सा भी, आप नाइट्रोजन ले लो ऑक्सीजन ले लो कोई सा भी गैस ले लो, और उस गैस का 1 ग्राम क्वांटिटी को आप कैलकुलेट करोगे देखोगे तो वो कितना वॉल्यूम कैप्चर करेगा 22.4 लीटर 22.4 लीटर वो जगह भरेगा। जैसे आपने कोई सॉलिड लिया या कोई लिक्विड लिया, 1 ग्राम लिक्विड को कितने छोटे से बॉटल में फिलअप कर सकते हो छोटे से बॉटल में। इस कमरे जितने बड़े में करेंगे तो क्या हो जाएगा नहीं आएगा, लेकिन वही 1 ग्राम गैस को एक छोटे से बॉटल में भी आप रख लोगे और 22.4 लीटर वो करेगा। ठीक है, और उसमें टोटल कितने मॉलिक्यूल्स होंगे तो टोटल मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। सभी गैसों में सेम मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये बताया था किसने एवोगैड्रो ने। तो इसीलिए ये वाला जो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 इसको हम क्या बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मास कैलकुलेट करने के लिए आपको हेल्प करता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस स्टेट दैट टू गैसेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दो गैस ले इक्वल वॉल्यूम का एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, प्रेशर सेम होना चाहिए, कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर दो चीज का सेम वॉल्यूम लेंगे मास भले अलग हो सकता है तो उसका जो मॉलिक्यूल्स जो रहेगा वो क्या रहेगा सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। The compound C6H12O4 contains, ये कंपाउंड दिया हुआ है। क्या कंपाउंड दिया हुआ है आपको C6H12O4 दिया हुआ है। इसमें क्या है ये पूछ रहा है क्वेश्चन
तो बोल रहा है कि 20 एटम्स पर मोल, twice the mass percent of hydrogen as compared to the mass percent of carbon, 6 times the mass percent of carbon as compared to the mass percent of the hydrogen, thrice the mass percent of hydrogen as compared to the mass percent of oxygen. तो इस कंपाउंड में क्या क्या चीज है उसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें से इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, C6H12O6 दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो मोलर मास होगा किसका, कार्बन का, तो कार्बन का मोलर मास देखेंगे तो एक कार्बन का मास होता है, मोलर मास होता है 12। आपके पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें हाइड्रोजन का मोलर मास देखें तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 12, तो 1 × 12, ठीक, तो ये कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर से देखो ये क्या बोल रहा है, मास परसेंट ऑफ कार्बन इज 6 टाइम्स। तो देखो क्वेश्चन यही बोला, अब अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ था, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो कार्बन और हाइड्रोजन में क्या रिलेशन है। कार्बन है इधर कितना 72 और हाइड्रोजन कितना है 12, तो क्या 72 और 12 इक्वल है, नहीं। कब इक्वल होगा, जब हम इसमें 6 का क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। 72 क्या है, कार्बन है, ठीक, 12 क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन का क्या है 6 टाइम, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन का क्या है 6 टाइम। तो यहाँ पर क्या है 6 टाइम दी मास परसेंट ऑफ कार्बन कंपेयर टू दी मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द स्पीशीज दैट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज 17 क्लोरीन 35। ये देखते हैं क्या बोल रहे हैं, 17 क्लोरीन 35। तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा स्पीशीज है, इसमें दिया है सल्फर 1632, 1634, 1840, 1635, आयंस के फॉर्म में भी दिया है। तो बोल रहा है द स्पीशीज दैट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, किसके जैसे, इस क्लोरीन के जैसे। तो हमको पता है कि किसी भी एलिमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होता है, ZXA, क्या होता है ZXA, वेयर Z क्या होता है एटॉमिक नंबर और A क्या होता है एटॉमिक मास। तो मतलब आपका जो Z होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन पे क्लोरीन का ये 17 जो है वो क्या है, Z का वैल्यू क्या है 17 है, इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं 17 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17 है। तो इन चारों में देख करके आपको बताना है कि किसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, किसके पास 17 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखो 16 सल्फर 32, तो 16 लिखा है, इसका मतलब इसके पास तो 16 हो गया, तो ये तो गलत आंसर हो गया। क्लियर, इसके पास देखते हैं 16 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 16 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इसमें एक प्लस भी लिखा है, और एक प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन दे देना। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कितना बच गया 15, तो इसके पास ऑप्शन नंबर बी में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी गलत आंसर हुआ, ठीक। और इसमें देखें 18, तो 18 दिया हुआ है, इसका मतलब उसके पास 18 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर आर्गन दिया हुआ है और आर्गन का क्या दिया है प्लस दिया है, तो प्लस दिया इसका मतलब उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया डोनेट कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण उसमें क्या हो जाएगा आपका 17, तो इसके पास क्या हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये वाला देखते हैं सल्फर H2-, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन था और 2 माइनस है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो 16 + 2 इसके पास कितने हो जाएंगे 18, तो एक के पास 15 इलेक्ट्रॉन है, एक के पास 16 है, एक के पास 17 है और एक के पास 18 है। हमको कैसा कौन सा इलेक्ट्रॉन चाहिए था 17 वाला, तो 17 वाला कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर सी।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसको अभी हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है और क्लास 11th में भी पढ़ा है रिसेंटली। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वही क्लोरीन 17 में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 17 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये दिखा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सल्फर में देखिए 16 इलेक्ट्रॉन, सल्फर प्लस में देखिए एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब 15 हो गया। आर्गन में देखिए एक प्लस दिया हुआ मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो ये 17 हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10। द प्रिंसिपल यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज हम क्यों करते हैं, ठीक, इन इचिंग ग्लास, as bleaching agent, as extremely strong oxidizing agent, in the preparation of the strong organic fluorine compound, ये बनाने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन पे चलते हैं तो सही आंसर इसका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो द मेन यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का मतलब क्या होगा, क्या फार्मूला रहेगा, देखो जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं तो क्या होता है HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक मतलब क्लोरीन रहेगा और हाइड्रोजन रहेगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है हाइड्रोफ्लोरिक, इसका मतलब एक हाइड्रोजन रहेगा और एक क्या रहेगा क्लोरीन रहेगा, तो HF। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मीन्स HF। तो मेन यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज इन ऑर्गन फ्लोरीन केमिस्ट्री, मेनी ऑर्गन फ्लोरीन कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग HF। तो जो फ्लोरीन कंपाउंड बनाते हैं और ऑर्गन बनाते हैं उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो फ्रीऑन सच एज टेफ्लॉन, फ्लोर पॉलीमर, फ्लोरोकार्बन एंड रेफ्रिजरेंट, इसमें आपका HF का यूज होता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट इसके बारे में तो जानते हो, रेफ्रिजरेंट किसको बोलते हैं, फ्रीज में जो हम लोग लिक्विड यूज करते हैं, है ना, कूलेंट जो यूज करते हैं फ्रीज में, जैसे बोलते हैं ना कि फ्रीज खराब हो गया, ठंडा करना बंद कर दिया, तो आप लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हो कि इसका गैस खत्म हो गया, है ना। तो वो गैस नहीं रहता, बेसिकली क्या रहता है लिक्विड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। रेफ्रिजरेंट वाटर भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है ना, और अलग अलग क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें रिलीज होता है। क्यों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये रिलीज होता है। ये देखो यही है फ्लोरोकार्बन। फ्लोर पॉलीमर, पॉलीमर बनाने के लिए भी यूज होता है, टेफ्लॉन बनाने के लिए भी यूज होता है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन मतलब समझते हैं, है ना, ये पॉलीमर होता है। क्या होता है पॉलीमर। तो टेफ्लॉन जैसे आप लोग कोई नया बाइक वगैरह खरीदते हो, कार वगैरह खरीदते हो, तो कार में आपको एक टेफ्लॉन कोटिंग दिया जाता है जिसे अल्ट्रावायलेट रेस नहीं मतलब सनलाइट जो नहीं पहुंचेगा, और आप व्हाइट कलर का कार खरीद रहे हो तो आपका जो व्हाइट है वो हल्का सा दूधिया ना हो, पीलापन ना आ जाए, उसके लिए ऊपर में क्या करते हैं टेफ्लॉन का कोटिंग करते हैं, ठीक है। आप लोग नॉन स्टिक कढ़ाई वगैरह भी देखे होंगे तो उसमें भी वही टेफ्लॉन वगैरह रहता है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक। चलिए तो आज इतना ही, जय हिंद। रुको, सभी क्लास के एक एक बच्चे रुक जाओ।